नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सरकार ने 1974 से अब तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनका डिटेल स्टडी करने का फैसला लिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीपीआरडी को ये आदेश दिया है कि अब तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं या बड़े विरोध हुए हैं, उनकी हिस्ट्री, उसका जो फंडिंग का सोर्स था, बिहाइंड द सीन्स जो प्लेयर थे और जितने भी उसके डेटा हैं उसको तैयार करने को कहा है। लेकिन सवाल है कि क्यों क्यों आखिर सरकार को जितने भी अब तक आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध हुए हैं, उनकी हिस्ट्री खंगालनी पड़ रही है। क्या सरकार को ऐसी आशंका है कि भविष्य में ये चीजें हो सकती हैं दोबारा? क्या सरकार भांप पा रही है कि लोगों के बीच में गुस्सा है? क्योंकि एक बात तो तय है, ऐसे तो अमित शाह जी इतने खाली तो नहीं बैठे हैं या मोदी जी इतने खाली हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर करने के बाद अब छोटे छोटे विद्रोहों को, आंदोलनों को, प्रदर्शन को पढ़ेंगे। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या जो भी आंदोलन होते हैं, जो पीसफुल आंदोलन होते हैं, उनको सीमित करने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? इसकी पॉलिटिकल रियलिटी क्या है और सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। और मोदी 3.0 में जितना मोदी जी और अमित शाह का गला सूख रहा है, इतना डर तो इनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कहीं नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तो सरकार बैसाखी की है, उसके ऊपर से ये सरकार लगातार एक से बढ़ के एक ब्लंडर किए जा रही है। फिर वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा हो, संघ का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, आप बस गिनते जाओ, हर जगह आपको सरकार घिरी हुई मिलेगी और जनता के बीच में असंतोष हर कोई फील कर सकता है। और ऊपर से वोट चोरी के मुद्दे ने सरकार की लेजिटिमेसी पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी के पैरेलल जो पड़ोसी देशों में हो रहा है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तो डर लगना लाजमी है। और इसी डर और हकीकत के बीच में ये खबर सामने आई है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी को आदेश दिया है कि 1974 से अब तक जितने भी बड़े प्रोटेस्ट भारत में हुए हैं उनका पूरा अध्ययन किया जाए, डेटा निकाला जाए, पैटर्न को समझा जाए और उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई मास एजिटेशन होता है, तो उसको पहले से परखा जा सके, उसको पहले से मैनेज किया जा सके। अब इस खुलासे से ये चीज तो क्लियर हो रही है कि सरकार के मन में भी ये आशंका है कि लोगों के बीच में असंतोष है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एजिटेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए एसओपी बनाना, एक प्रोसीजर बनाना कि उसको मैनेज कैसे करना है या यूं कहें कि उसको दबाना कैसे है, क्या ये स्टेप व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है या फिर आंदोलन की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है उसको कमजोर करने की तैयारी हो रही है? एक सवाल यहाँ पे और भी अहम है कि 1974 का साल ही क्यों चुना गया? क्यों उसके बाद के ही प्रोटेस्ट को ये लोग स्टडी करेंगे? क्या इसलिए क्योंकि उसी साल बिहार में आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम जेपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला ये आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती बना था। नतीजा ये हुआ था कि इमरजेंसी लगी, विपक्ष के लोग जेलों में गए और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो 80 और 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ, जिसने बीजेपी की राजनीति को नेशनल मेन स्ट्रीम में पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद 2011 का अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान, जिसने दिल्ली की सियासत को हिला दिया था। और उसी लैंडमार्च से निकले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को भी सत्ता में पहुंचाने के लिए मिट्टी इसी आंदोलन ने तैयार किया था। तो कुल मिलाजुला के 1974 के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही हुआ है। तो पॉइंट ये है कि जिन आंदोलनों के दम पे बीजेपी आज सत्ता में पहुंची है, वो आंदोलन दोबारा ना हो जाए, वही आंदोलन उनको सत्ता से बाहर ना कर दें, ये डर सरकार के इस फैसले में साफ साफ झलकता है। और ये तो बस मैंने आपको गिनती के आंदोलन बताए, वो भी 1974 के बाद। लेकिन दरअसल भारत का लोकतंत्र आंदोलन से ही तो बना है। अंग्रेजों को हमने आंदोलन से ही तो भगाया। आजादी की जंग एक आंदोलन ही थी और अब यही आंदोलन सरकार की नजर में इतना खतरा बन चुका है। अब जरा इस पे हम सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं। देखिए, होम मिनिस्ट्री का मानना यह है कि कई मास एजिटेशन, कई प्रोटेस्ट पीपल के जेन्युइन मूवमेंट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, फॉरेन की फंडिंग होती है या फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसके द्वारा फ्यूल की जाती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि एसओपी में साफ साफ गाइडलाइन हो, एनालिसिस हो कि किस आंदोलन के पीछे किसकी फंडिंग रही है, किसका पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ है, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई गई और किस समय आंदोलन फूटा और किस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ। इनडायरेक्टली मैसेज ये है कि अगर कोई प्रोटेस्ट अचानक से खड़ा होता है कल को, तो सरकार उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे।
लेकिन दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल, एक्टिविस्ट और अपोजिशन सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या आप प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन लेना होगा या आपको बताना होगा कि आप कौन सा स्लोगन, कौन सा नारा लगाओगे, पार्टिसिपेंट कौन से होंगे, कितनी टाइमिंग के लिए आप प्रोटेस्ट करोगे, क्या आपको बाकायदा पूरी लिस्ट बना के देनी होगी प्रोटेस्ट की भी। लेकिन फिर वो प्रोटेस्ट रह कहाँ जाएगा, फिर तो वो एक स्क्रिप्टेड शो केस हो जाएगा, मोदी जी की रैली की तरह, उनके अपीयरेंस की तरह। आप खुद सोच के देखो, ये कितनी एब्सर्ड सी बात है कि सरकार खुद डिफाइन करेगी कि आप उसके खिलाफ कैसे बोलोगे, कैसे प्रोटेस्ट करोगे। क्या ऐसा फ्रेमवर्क कभी तैयार हो सकता है जिसमें आप प्रोटेस्ट को सीमित करो? और हमारे पड़ोसी देश इस बात के गवाह हैं कि ये चीजें बैकफायर करती हैं। जितना हम इनको मैनेज करने की, जितना हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोगों का गुस्सा है, उसको एड्रेस करने के। नेपाल में जो हुआ हम सब ने देखा, सोशल मीडिया पे बैन किया गया और अनएम्प्लॉयमेंट ने युवाओं को सड़कों पे ला दिया, मिनिस्टर्स को दौड़ा के मारा गया, यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस को जला दिया गया। आर्मी ने भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया और ओली सरकार गिर गई। इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा था, जो आर्थिक संकट आया उसने जनता को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए मजबूर कर दिया। गोटाबाया राजपक्षा देश छोड़कर भागे थे। बांग्लादेश में जो फ्यूल प्राइस हाइक की डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो था, वो अचानक से भीड़ को सड़कों पे ले आया। तो सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इन रीजनल घटनाओं से डरी हुई है? क्या इसी वजह से प्रोटेस्ट का पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? और आयरनी देखिए, जो पार्टी खुद आंदोलन से निकली है, जेपी मूवमेंट से लेकर राम मंदिर और अन्ना आंदोलन तक, सबका फायदा बीजेपी को ही मिला है। आज वही पार्टी आंदोलन को खत्म करने के लिए एसओपी तैयार कर रही है। हालांकि ये आइसोलेटेड घटना नहीं है, एक सीक्वेंस तो लगातार देखा जा रहा है। अभी आपने देखा है कुछ दिनों पहले जब मोदी जी वाराणसी जा रहे थे, तो कांग्रेस लीडर अजय राय समेत 200 कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। संजय सिंह को कश्मीर के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया। और रीजन क्या है? ताकि ये लोग विरोध ना कर पाए। इसके अलावा संसद की अस्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं, उन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी हुई है कि प्रिंट, डिजिटल और टीवी मीडिया हाउसेस को कंपलसरी किया जाए कि वो पहले इंटरनल फैक्ट चेकिंग का सिस्टम एडॉप्ट करें। और अगर ये रिकमेंडेशन लागू होता है तो इसका सबसे पहला असर आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, जहां से जनरली प्रोटेस्ट बहुत तेजी से मोबिलाइज होता है और वाइड स्प्रेड होता है। इसीलिए क्रिटिक्स मान रहे हैं कि एक जोड़ी तो बनी गई है। एक तरफ अमित शाह जी प्रोटेस्ट की निगरानी के लिए एसओपी बनाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया पर भी पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि अच्छा होता कि इसके बजाय सरकार जो लोगों की चुनौतियां हैं उस पर ध्यान देती। आज युवा भारत अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सोशल इनइक्वालिटी की समस्याओं से जूझ रहा है। एनएसएसओ का डेटा और सीएमआई का सर्वे बताता है कि एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की दर इस समय बहुत हाई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट बताती है कि जो लोगों के बीच में पैसे का गैप है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और अगर हम इतिहास उठा के देख लेना, तो ऐसे सोशियो इकोनॉमिक जो गैप हैं, ये हमेशा प्रोटेस्ट को ट्रिगर करते हैं। अरब स्प्रिंग का आधार भी यही था, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस हाइक। तो सरकार जो ये एसओपी तैयार करा रही है, क्या इससे आर्थिक असमानता मिटेगी, बेरोजगारी कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इससे बस आप जनता को कंट्रोल करना चाहते हो, जिसमें इतिहास गवाह है कि लोग फेल हुए हैं। भारत का संविधान भी आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि प्रोटेस्ट लोकतंत्र की आत्मा है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में डिसेंट हमेशा से डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ की निशानी मानी गई है। यूनाइटेड स्टेट में ब्लैक लाइव्स मैटर, फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट, यूके में क्लाइमेट प्रोटेस्ट, ये सब सिस्टम के लिए डिसरप्टिव रहे हैं, लेकिन इनके लिए एसओपी नहीं बनाई गई। ऐसे प्रोटेस्ट ने पॉलिसी डिबेट को सेव किया है। अगर इन देशों में सप्रेशन पॉलिसी को अपनाया गया होता तो शायद आज कोई मीनिंगफुल डिबेट हो ही ना पाती। और भारत खुद यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पे हमेशा कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पीसफुल प्रोटेस्ट हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि देश के अंदर क्या हो रहा है? क्या देश के अंदर इस ट्रेडिशन को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या सरकार को डर है कि कहीं अन्ना मूवमेंट 2.0 रिपीट ना कर जाए? खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इस एसओपी को कराने का आखिर मकसद क्या है? सरकार की मंशा क्या है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और क्या आपको नहीं लगता कि पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा, आपका, हम सभी का संवैधानिक अधिकार है?